हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे जीके प्लस साइंस का मिनी मॉक टेस्ट नंबर 3। तो साथ ही ये टेस्ट उनके लिए हो रहा है जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जो पहले से रेलवे के अन्य एग्जामों की तैयारी करके आ रहे हैं। तो ये टेस्ट आप एक बार जरूर कंप्लीटली लगाइएगा और कंपलसरी भी टेस्ट देना है, जो कि जीके का केवल 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और साइंस का 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। बिल्कुल समय बिल्कुल लिमिट रहेगा आपके पास, केवल 25 मिनट समय रहेगा इस 50 क्वेश्चन को हल करने के लिए। यदि आप आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास केवल 90 मिनट रहेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा और 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, यानी 55 क्वेश्चन तो भाई पेन पेपर से हल करना है। और दोस्त, जीके की बात करें तो भाई 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और साइंस का 25 क्वेश्चन, तो टोटल 45 क्वेश्चन साथी आपको हल करने में मुश्किल से 20 मिनट समय लगना चाहिए। तो ये टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी जीके और साइंस में कैसी चल रही है। ये सप्ताह पूरी तरह से मिनी मॉक टेस्ट होने वाला है जीके साइंस का। ओके, आज टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। जैसे ही संडे कंप्लीट होगा, टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोस्त जो रीजनिंग और मैथ के सवाल आए थे। एक बात बता दे दोस्त, जो आपका रेलवे का एग्जाम 2024 में हुआ था नवंबर दिसंबर महीने में, जैसे कि पहले एएलपी हुआ था, फिर जेई का हुआ था और टेक्नीशियन का हुआ था। जैसे पिछले वर्षों में जो मॉक टेस्ट तैयार किए गए थे रेलवे के एग्जामों के लिए, बिल्कुल सेम साथ ही वही टेस्ट आपके लिए सेट किया गया आज के सेशन में। ओके, तो ये टेस्ट एक बार आप जरूर कंप्लीट लगाइएगा और सवालों का लेवल देखिएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते थे पहले एग्जामों में। ओके, बिल्कुल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस समय डेली क्लास सुबह 8 बजे चल रही है और 11:30 AM पर चली और शाम को 7 PM पे चली है। ओके दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया है। तो बताइए दोस्त, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? बताइए, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो याद रखिएगा बान की मून थे। तो पहले का हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? बताइए दोस्त, कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? तो याद रखिएगा तुमाल पल्लय खदान है, यानी ये ऑप्शन यहां से क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। तो साथ ही ये 50 नंबरों का टेस्ट हो रहा है। तो जैसा कि ग्रुप डी के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहे हैं। इसमें से 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ये बात ध्यान देंगे। तो जो प्रश्न ना आए आपको तो उसको स्किप करेंगे, उसको याद कर लेंगे। अभी से आदत हमें डालनी है, माइनस मार्किंग से बचनी है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, तंजावुर के किस मंदिर में चोल चालुक्य वास्तुकला है और इसे सम्राट राज राजा ने बनवाया था? बताइए दोस्त, तंजावुर के किस मंदिर में चोल चालुक्य वास्तुकला है और इसे सम्राट राज राजा ने बनवाया था? तो दोस्त बृहदेश्वर मंदिर, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? बताइए दोस्त, ऐसा कौन सा शहर राज्य की लगभग आधी सूती मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो वो कौन सा साथी शहर है? तो याद रखिए कोयम्बटूर है, यानी सी ऑप्शन क्या बने दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? तो दोस्त उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है? ध्यान देंगे आप लोग, तो औसत लागत कहलाती है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। बर्दवान का राजा कौन था जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? तो भाई बर्दवान का राजा कौन था जब अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था? तेजचंद था या मेहताब चंद, संगम राय या अबू राय? तो कौन था? तो दोस्त याद रखिएगा तेजचंद था, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। 1967 में भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? 1967 की बात कर रहा है, भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो अहमदाबाद शहर में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। वह भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती
खेल बिना छोड़ी जाती है क्या कहलाती है। तो दोस्त ये सवाल पूछ रहा है कि वह भूमि जो एक या एक से कम वर्ष कृषि के लिए जो खेती होता है उसको मतलब कि बिना खेती किए छोड़ी जाती है तो वो क्या कहलाती है। तो ध्यान देंगे साथ ही, यदि आप गांव में जानते हैं तो उससे परती हम लोग बोलते हैं ना, परती जिसमें कुछ भी बोया नहीं जाता है, वो बिल्कुल खाली रहता है, तो भाई वर्तमान परती बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। बताइए दोस्त, औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था, बंगाल, सूरत, दिल्ली या बॉम्बे में। तो दोस्त ये बंगाल में किया गया था। ये ऑप्शन क्या हो रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो मेरे भाई भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, 1952 में, 1950, 1953 या 1951 में। तो मेरे दोस्त ये 1953 में किया गया था, याद रखेंगे दोस्त, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से याद करेंगे, प्लस ये टेस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से लगा रहे होंगे और हर एक प्रश्न को तैयार भी कर रहे होंगे साथ में। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे दोस्त, क्योंकि देखिए टारगेट हम लोग का है 22 फरवरी जैसे ही खत्म होगा बिल्कुल हम टॉपिक वाइज पे आ जाएंगे। इसमें कम से कम 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करना है। तो आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। उसके बाद दोस्त एक एक टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से देखने वाले साथ में। ओके दोस्त, यही टारगेट हम लोग का चलने वाला जब तक कि आपका ग्रुप डी एग्जाम 2025 कंप्लीट ना हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होता है। तो दोस्त न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती या होता है, तो मेरे भाई ये डेंड्राइट में होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्त अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 29 अप्रैल को। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। तो साथ ही इनमें से पूंजी प्राप्ति का हिस्सा कौन नहीं है। तो ध्यान देंगे आप तो दोस्त, जो कर होता है ना ये पूंजी प्राप्त का हिस्सा नहीं होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था। बताइए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा औपचारिक रूप से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था। तो मेरे भाई 1957 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 15, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अली बंधु ने किया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान कीजिए जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो दोस्त संयुक्त राष्ट्र के उस प्रमुख अंग की पहचान करना है जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो कौन सा प्रमुख अंग है दोस्त जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो वो दोस्त न्यास परिषद है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या बोला जाता है, बताइए। तो याद रखिए व्यापार का संतुलन कहलाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो मेरे भाई कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो इनमें से देखिए भारत नहीं है, अस्थायी की बात कर रहा है, जापान भी नहीं है, कनाडा भी नहीं है, तो दोस्त चीन देश है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए, शेड्स ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है। तो सबा नकवी हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20, तमिल नव वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है। बताइए, तमिल नव वर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, बीसु, बेस्टू वरास, वरुसा पिरप्पू या उगादि के नाम से। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई वरुसा वीरप्पू के नाम से, वरुसा पिरप्पू के नाम से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके
चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21, पृथक आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा गया था। तो भाई कल एक नया नोटिस देखने को आपको मिला होगा यदि आप पढ़े होंगे। तो जैसा कि इस समय ग्रुप डी 2025 की नई भर्ती चली जो कि 32,438 पे फॉर्म डली जा रही, अप्लाई कर रहे हैं आप लोग। लेकिन दोस्त आप देखेंगे कम से कम एक आध डेढ़ महीने बाद ना इस पोस्ट में कुछ आपको बदलाव देखने को मिलेगा। लगभग 2 से 60 से 70 हज़ार होने वाली है। कल एक नोटिस आया था जो कि फेक था या रियल था, अभी नहीं उसको क्लियर कर रहे हैं। जब क्लियर हो जाएगा तो हम बता देंगे दोस्त कि इसमें पोस्ट बढ़ेंगे या नहीं। लेकिन ये तो 100% अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें जरूर साथी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे फिर से एक बार साथी स्टार्ट हो रही हैं सर लोगों द्वारा और स्टूडेंटों द्वारा। तो आप बिल्कुल साथ मत छोड़िएगा, बस तैयारी करते रहिएगा। और जो मतलब कि वैकेंसी इसमें चले उसको फॉर्म भरिएगा। जो जो फॉर्म नहीं भरा है 22 फरवरी लास्ट है, फॉर्म भर दीजिए। ओके दोस्त, तो ये आपकी वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, ये तो कन्फर्म है। तो अपनी तैयारी डेली लगातार रखिए दोस्त, एक दिन भी दिन आप मिस नहीं करेंगे, एक बात ध्यान देंगे आप लोग। ओके दोस्त, बिल्कुल। तो पृथक आंध्र के लिए आंदोलन को क्या कहा गया था, तुम रहे विशालांध्र आंदोलन कहा गया था। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्त, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का किया जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई कुछ ऐसे जीव हैं जो कि CO2 और H2O के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए स्वपोषी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 24, राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी। बताइए, राउरकेला स्टील प्लांट की शुरुआत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली ब्लास्ट फर्नेस के उद्घाटन के साथ कब हुई थी। तो मेरे दोस्त 1959 में हुई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है। बताइए, जो विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को क्या कहा जाता है। तो फ्यूज कहा जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का 100वां अंतरिक्ष मिशन कब शुरू किया गया था। तो भारत का जो 100वां अंतरिक्ष मिशन था ये कब स्टार्ट किया गया था। सितंबर के महीने में स्टार्ट किया गया था, लेकिन सितंबर 2012 में स्टार्ट किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27, कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है। बताइए मेरे भाई, कुलीन जमींदारी शैली के पतन के बारे में सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है। तो जलसाघर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जलसाघर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो भाई कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। तो साथी कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है। तो चेन्नई बंदरगाह है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत। तो साथी उम्मीद करूंगा बहुत अच्छी तरीके से ये टेस्ट आप लगा रहे होंगे, एक एक प्रश्न को याद कर रहे होंगे और एनालिसिस कर रहे होंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही इस समय रेलवे एग्जामों की। क्योंकि भाई 2 से 3 महीने में आपको बहुत सारे रेलवे के एग्जाम देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले तो भाई अगले 2 मार्च से ही शुरू हो रहा RPF का एग्ज़ाम, फिर उसके बाद 1 महीना देखेंगे तो NTPC का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फिर 2 महीने बाद देखेंगे तो भाई ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगी SSC की बारी। तो आप तैयार रहिए, साथ ही बहुत अच्छे तरीके से रखते रहिए। ओके, रुकेंगे नहीं मेरे भाई। देखिए, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है।
फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो मेरे दोस्त बीजांड कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए, लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एकमात्र में केवल महात्मा गांधी ने किए थे, जो कि लंदन में आयोजित हुआ। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व केवल महात्मा गांधी ने एक ही में किया है, जो कि लंदन वाला किया था गोलमेज सम्मेलन में, वो भी द्वितीय में। यानी ए ऑप्शन महात्मा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। समान स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? समान स्थितियों में अम्ल की क्रिया से अमाशय के आंतरिक भाग की रक्षा कौन करता है? तो स्लेम बोलते हैं। कौन दोस्त करता है? स्लेम्स करते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? बताइए दोस्त, किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो मेरे भाई कनिष्क ने किया था। सी ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बताइए, किस द्वीप पे पूछ रहा है इस बार? ऑप्शन देखिए, द्वीप की बात कर रहा है। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? तो घारापुरी द्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? घारापुरी द्वीप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा ठंडा शीत मरुस्थल है? तो ठंडा शीत मरुस्थल कौन है? सहारा, पेटागोनियन, आर्कटिक या अरेबियन? तो साथी याद रखिएगा पेटागोनियन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब मतलब कि खोली गई थी? तो साथी पहली जो यात्री रेलवे थी जो कि चली थी बॉम्बे और ठाणे के बीच में, तो कब खोली गई थी? किस वर्ष में खोली गई थी? तो मेरे दोस्त 1857 में खोली गई थी। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड दोस्त, जो ये सवाल क्या दिया है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? खोली गई थी भाई, इसकी बात कर रहा है। तो ध्यान देंगे दोस्त 1853 में की गई थी। सॉरी, इसको सही करेंगे, 1853 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 नहीं होगा। ध्यान देंगे सभी आप ध्यान देंगे, इस प्रश्न को ठीक कर लेंगे। जो पहली यात्री रेलवे लाइन थी बॉम्बे और ठाणे के बीच चली थी, जो कि 1853 में चली थी। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम बताइए। वर्ष 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तो इसके दौरान इस्तीफा देने वाले मंत्री का नाम क्या था? तो वीके कृष्णा मेनन थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो साथी भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? कार्बन, हीलियम, ऑक्सीजन या लार? तो भाई साहब लार मदद करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। भारत सरकार अधिनियम 1953 द्वारा क्या पेश किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1953 द्वारा क्या पेश किया गया? तो मेरे भाई क्या किया गया था? प्रांतीय स्वायत्तता किया गया था। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पौधे में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? काफी इजी सवाल। जल यानी जैलम, भोजन यानी फ्लोयम। तो साथी जो पौधों में पानी को उसके जड़ों से पत्तियों तक एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो भाई जाइलम को बोलते हैं। फूड का काम करता है फ्लोयम, भोजन का काम करता है फ्लोयम, जल का काम करता है जाइलम। याद रखेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? मोरारजी देसाई, के कामराज, कर्पूरी ठाकर या इंदिरा गांधी जी का? तो मेरे दोस्त गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी का था। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। तापमान में कितने डिग्री की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती है? बताइए दोस्त, तापमान में
कितने डिग्री की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दुगनी हो जाती है? तो साथ ही 10 डिग्री की वृद्धि के साथ। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? बताइए दोस्त, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो सर जी ये तो फिलीपींस में स्थित है। बिल्कुल साथ ही ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए, संगई महोत्सव जो कि प्रसिद्ध भी है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो साथ ही ये मणिपुर राज्य में होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? 1974 में रेलवे हड़ताल हुआ था, जो कि इसका नेतृत्व किसने किया था? बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सर जी, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? बताइए दोस्त, किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती है? तो याद रखिए काली मिट्टी करती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। कोरोमंडल तट निम्नलिखित दो राज्यों का घर है। बताइए, जो कोरोमंडल तट है ये कौन से दो राज्यों का घर है? तो भाई एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। बी ऑप्शन क्या बन रहे हैं? बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। भाई उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसके द्वारा जो एक कोशिका स्वयं को ही दो भागों में विभाजित कर देती है। दोहरी विखंडन या द्विआधारी विखंडन, एक वचन विखंडन या एकाधिक विखंडन? तो सर जी द्विआधारी विखंडन के द्वारा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? भाई ओजोन ओ हो जाएगा, तो इसके नीचे कितने अणु लगे रहते हैं ऑक्सीजन के? भाई O3 होते हैं ना, यानी कितने परमाणु होते हैं? तो सर जी 3, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, तो लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आज मिनी मॉक टेस्ट थर्ड का। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? तो साथ ही कल का शेड्यूल हम आपको बता दे रहे, कल आपको जीके साइंस का क्वेश्चन को तैयार करने के आना है। बिल्कुल बेसिक सवाल कल के क्लास में आपको करके आना है, जो कि कल दोस्त 35 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा, यानी टोटल 70 क्वेश्चनों का कल टेस्ट होने जा रहा है आप सभी का। क्योंकि उस टेस्ट को अभी से तैयारी करने में लग चुके हैं, वो टेस्ट बिल्कुल अलग होने वाला है कल के क्लास के लिए। तो आप साथ ही कल वाला टेस्ट जरूर दीजिएगा, लगातार पूरे सप्ताह तक चलने वाला ये टेस्ट है। जैसा कि दोस्त आज वेडनेसडे है, पूरे साथ ही संडे तक ये टेस्ट चलेगा, बस इस टेस्ट को दीजिएगा और अपनी तैयारी को परखिए। तो अब बताइए दोस्त, इस सवाल का जवाब कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? तो सर जी अवध का साम्राज्य को कहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का इन 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर बना? चलिए बताइए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ बताएंगे सभी दोस्त। तो उम्मीद करूंगा दोस्त ये टेस्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से दिया होगा, प्लस आपने हर एक प्रश्न को याद भी जरूर किया होगा। तो कोई भी साथी आपके मन में डाउट हो प्रश्न को लेकर, एक प्रश्न जो हमने साथी बताया बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी 1857 में, 1857 में नहीं चली, 1853 में चली थी, उसको सही कर दिया, उसको ध्यान से सही कर लेंगे आप लोग। ओके दोस्त, तो चलिए मिल लेते हैं 11:30 एम पे साथ आरपीएफ क्लास के साथ। जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो आरपीएफ की क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि जो जीके साइंस के आरपीएफ में आएंगे ना वही ग्रुप डी के एग्जाम में आएंगे, क्योंकि रेलवे का एग्जाम वो भी है। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं आरपीएफ क्लास 11:30 एम पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।